अंदर आपके पास हम ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई लॉन्चिंग वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं एंड दैट इज वी नॉट। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स। इसका एक कंपोनेंट होता है वी नॉट एक्स और एक कंपोनेंट होता है इसका वी नॉट वाई। और ये एंगल आपके पास बनाता है कितना, थीटा। थीटा आपके पास लॉन्चिंग एंगल कहलाता है, जिसको लॉन्चिंग एंगल का नाम दिया जा रहा होता है, ठीक है। और इसके साथ इसमें जो बात हुई थी वो बात मैंने आपको बता दी थी। प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो आपके पास यूनिफॉर्म होता है। प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है और प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। जबकि वर्टिकल मोशन की जब बात आपसे की जा रही थी तो आपको वर्टिकल मोशन के बारे में ये बात बताई जा रही थी कि प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल मोशन जो है वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और उस सूरत में जब आपके पास प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, जबकि जब वो आपके पास नीचे आता है यानी कि डाउनवर्ड तो वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज होती है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल जो पाथ बनाता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। प्रोजेक्टाइल जो पाथ बनाता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। प्रोजेक्टाइल के अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है कि प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। ये कहलाती है इसकी मैक्सिमम हाइट, जिसको हम बोलते हैं एच मैक्स। इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हमने लॉन्च किया किससे, वी नॉट से। और अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना है, तो याद रखिएगा टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल टी, और ये बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द इक्वेशन जो हम अप्लाई करेंगे जब आपका प्रोजेक्टाइल एक टाइम लेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। ये मैक्सिमम हाइट है, प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो कहलाता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अगर आपको प्रोजेक्टाइल की लॉन्चिंग वेलोसिटी पता हो, अगर आपको उसका लॉन्चिंग एंगल पता हो और आपसे ये बोला जा रहा हो कि आप बता दें कि प्रोजेक्टाइल को जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम दरकार होगा, तो आप उसके अंदर लिखेंगे टी बराबर होगा वी नॉट साइन थीटा अपॉन जे। अगर आपके पास ये एक सिमेट्रिक पैराबोला है, अगर आपके पास ये एक सिमेट्रिक पैराबोला है, सिमेट्रिक पैराबोला का मतलब होता है कंप्लीट पैराबोला। सिमेट्रिक पैराबोला का मतलब होता है कंप्लीट पैराबोला। अगर आपके पास ये एक सिमेट्रिक पैराबोला है, ठीक है, तो जितना टाइम प्रोजेक्टाइल ऊपर जाने में लेता है उतना ही टाइम प्रोजेक्टाइल नीचे आने में लेता है। जितना टाइम प्रोजेक्टाइल ऊपर आने में लेता है उतना ही टाइम प्रोजेक्टाइल नीचे आने में लेता है। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिंपल 2t के बराबर हो जाता है। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिंपल 2t के बराबर हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास एक सिमेट्रिक पैराबोला होगा तो जो टोटल टाइम होगा शुरू से लेके आखिर तक वो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट के ट्वाइस के बराबर होगा। तो उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में कह सकते हैं, बन जाएगा 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। ये कहलाती है आपके पास इक्वेशन फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये टाइम शुरू से लेके आखिर तक है। दिस इज द टाइम फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो स्मॉल टी का टाइम है वो सिर्फ आधे हिस्से का टाइम है, यानी कि मैक्सिमम हाइट का, ये आपके पास स्मॉल टी है। जबकि जो पूरा रीजन शेडेड है ये आपके पास कैपिटल टाइम है, इसको हम टोटल टाइम का नाम देते हैं
ये टोटल टाइम कहलाता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी निकालना होगा और आपके पास एक सिमेट्रिक, अब वो हमें पता चल जाता है कि हमसे क्या बोल रहे हैं। न्यूमेरिकल की वर्डिंग पढ़ के हम खुद ही गैस कर लेंगे। टोटल टाइम का वर्ड यूज हो रहा होगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल टाइम की बात की जा रही है। तो टोटल टाइम जो होता है कैपिटल टी, वो सिंपल 2t के बराबर होता है। वो आपके पास 2v0 sin थीटा जी अपॉन जी के बराबर होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, यानी कि वी वांट टू टॉक अबाउट दिस एच मैक्स। हम इस मैक्सिमम हाइट की बात करने जा रहे हैं। हम इस मैक्सिमम हाइट की बात करने जा रहे हैं, यानी कि जब हमने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो आपके पास उसकी जो मैक्सिमम हाइट थी, वो मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितनी थी, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट आपके पास बन रही थी वो आपके पास कितनी थी। तो मैक्सिमम हाइट जो होती है एच मैक्स, वो बराबर होती है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वो मैक्सिमम हाइट इस फैक्टर के बराबर होती है और दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दैट मींस दिस इज साइन थीटा का होल स्क्वायर। सदियां गुजर जाती हैं और हम कंफ्यूज होते रहते हैं। स्क्वायर्स कैन नेवर बी अप्लाइड ऑन एंगल्स, स्क्वायर इज अप्लाई ऑन फंक्शन। तो अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप लोग वो हैं जो लिख देते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ मैथमेटिक्स साइन 45 का स्क्वायर, ये गलत है। दिस विल बी साइन स्क्वायर 45, यानी कि साइन 45 की वैल्यू का होल स्क्वायर होगा। तो इसलिए मैंने क्लियरली लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये कहलाती है आपके पास मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम कितनी हाइट को कवर कर रहा है। इस तरीके से आपके पास जो आती है, अब वो आती है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नीड टू गेट ड्राइव दैम। ये आप खुद भी देख सकते हैं, आपको डेरिवेशन तो नहीं आती ना, आपको सिर्फ फार्मूले की एप्लीकेशन आती है। रेंज क्या कहलाती है, रेंज आपके पास कहलाती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, उसको हम कहते हैं रेंज। वो रेंज के बराबर होगा। प्रोजेक्टाइल जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम रेंज कहते हैं, वो हमारे पास रेंज के बराबर होता है, ठीक है। और इसको हम रेंज उसी वक्त कहेंगे जब यहाँ पे आपका जो टोटल टाइम होगा वो ट्वाइस ऑफ टी के बराबर होगा, यानी कि एक सिमेट्रिक पैराबोला होगा। एक सिमेट्रिक पैराबोला होगा तब जाके हम क्या कहेंगे, इसको रेंज। तो प्रोजेक्टाइल जो भी हॉरिजॉन्टल आपके पास डिस्टेंस कवर करता है, प्रोजेक्टाइल जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में नाम देते हैं रेंज। वो रेंज कहलाती है। रेंज का ताल्लुक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से है, ठीक है। तो इसीलिए रेंज का जब फार्मूला ड्राइव किया गया तो बना वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेट मी राइट इट विथ some different colors. Sin 2 theta, this is the twice of angle, twice of angle। और बार बार जब आप इसका न्यूमेरिकल ओपन करेंगे ना, न्यूमेरिकल बार बार बोलो न्यूमेरिकल, जब आप बार बार इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसको खोलना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा, मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ, जिस चीज पे मैं फोकस करता हूँ इसका मतलब दैट हैज सम इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग एनी सॉल्विंग न्यूमेरिकल। तो आपके पास अगर ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब याद रखिएगा, जब 2 साइन थीटा कॉस थीटा को बंद किया गया था तो साइन 2 थीटा आया था। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो देयर इज अ नीड टू ओपन इट, तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। तो आपको साइन 2 थीटा की इक्विवेलेंसी पता होनी चाहिए। साइन 2 थीटा एक मैथमेटिक्स की टर्म है, तो आपके कोर्स में जितनी है एटलीस्ट यू शुड हैव अवेयरनेस रिगार्डिंग इट। तो आपके पास साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब भी आपको ये खोलने को आएगा तो आपने इसकी जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा रखना पड़ेगा। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, जो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अभी खत्म नहीं, इसमें बहुत सारी डिटेल्स बाकी हैं।
आपके पास सबसे पहली बात तो मैंने आपको रेंज का फॉर्मूला बता दिया। रेंज का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि रेंज का फॉर्मूला आपके पास क्या है। रेंज का फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे आपके पास मैक्सिमम रेंज कब मिलती है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास मैक्सिमम रेंज कब होती है। मुझे मैक्सिमम रेंज मालूम करनी है। आई वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज। मैं मैक्सिमम रेंज मालूम करना चाहता हूँ। मैक्सिमम रेंज हमें उस वक्त मिलती है जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं 45 डिग्री से। मैक्सिमम रेंज हमें उस वक्त मिलती है जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है 45 डिग्री से। मैक्सिमम रेंज हमें उस वक्त मिलती है जब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। दोबारा बोल रहा हूँ, मैक्सिमम रेंज हमें उस वक्त मिलती है जब प्रोजेक्टाइल को हम लॉन्च करते हैं 45 डिग्री से, ठीक है। कीपिंग वी नॉट कॉन्स्टेंट। अगर ये वी नॉट आपके पास कॉन्स्टेंट है तो याद रखिएगा आपके पास जो आर की वैल्यू डिपेंड कर रही है साइन 2 थीटा पर। आर की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है साइन 2 थीटा पर। और मैं मुताद्दिद बार ये बात आपको बता चुका हूँ। मुताद्दिद बार का मतलब अ नंबर ऑफ टाइम्स कि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1। तो इसका मतलब अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो इस पूरे फैक्टर का आंसर 1 होना चाहिए। इस पूरे फैक्टर का आंसर क्या होना चाहिए, 1। अगर वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, अगर वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आई कितनी, 5, और साइन 2 थीटा की वैल्यू एक बार हो गई 1, और साइन 2 थीटा की वैल्यू एक बार हो गई 0.5, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। वी नॉट स्क्वायर जी अपॉन जी साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कितना है, 5, तो यहाँ पे आ गया 5, साइन 2 थीटा कितना है, 1, तो रेंज मिल गई 5 मीटर्स। अब वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कितना है, 5, तो यहाँ पे आ गया 5, और ये कितना है 0.5। 0.5 का मतलब होता है हाफ। 5 अपॉन 2 के तो कितना आंसर है, 2.5। तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, 1। तो 1 पे आप देखें आंसर कितना आ रहा है, 5 मीटर, और 0.5 पे कितना आ रहा है, 2.5। तो मैक्सिमम रेंज उस वक्त मिलती है जब साइन 2 थीटा 1 के बराबर होगा। तो साइन 2 थीटा 1 के बराबर, 2 थीटा को यहीं पे रखें, साइन को वहाँ मूव करवाएं तो बना साइन इनवर्स 1। 2 थीटा को यहीं पे रखें, साइन को वहाँ मूव करवाएं तो बना साइन इनवर्स 1। 2 थीटा को यहीं पे रखें, साइन को वहाँ मूव करवाया तो बना साइन इनवर्स 1। अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 जिस एंगल में मिलता है वो बनता है 90। 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री। तो इसका मतलब याद रखिएगा जब आपका प्रोजेक्टाइल लॉन्च होगा 45 डिग्री से, तो उस वक्त आपको एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलेगा, जिसको हम अपनी आम जबान में मैक्सिमम रेंज का नाम देते हैं। वो मैक्सिमम रेंज कहलाती है। अब आगे की बात सुनिएगा, मैं क्या बात आपसे बोल रहा हूँ। रेंज में बहुत सारी बातें हैं रिगार्डिंग एमसीक्यूज, सारे सुनते चले जाएं। मैक्सिमम रेंज के बारे में बात हो गई कि मैक्सिमम रेंज हमें इस वक्त मिलती है, आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45। अब मैं अगर यहाँ पे आर का फॉर्मूला देखूँ तो आर बराबर है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45। अब जैसे ही मैं थीटा 45 पुट करूँगा तो ये आर नहीं बन जाएगा आर मैक्स। जैसे ही मैं थीटा को 45 पुट करूँगा तो ये आर से बन जाएगा आर मैक्स। आर से आर मैक्स कब बना, जब थीटा को क्या डाला, 45। अब साइन 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 1 के बराबर होता है, तो ये बन गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होती है। मैक्सिमम रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। और अगर आपसे कोई पूछे ना यार थीटा कितना है, तो खुदा के लिए उसको बता दीजिएगा थीटा 45 है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, थीटा 40, बोलते थीटा ही नहीं है, थीटा है ही नहीं। तो भाई मैक्सिमम रेंज पे थीटा 45 है, तभी तो वो 90 होके 1 बनाए। तो यहाँ पे थीटा 45 है मैक्सिमम रेंज। जब कोई एथलीट जो ओलंपिक्स में होता है, जब उसको जंप करनी होती है, तो विनर वही होता है जो फारदेस्ट जंप करता है। तो फारदेस्ट जंप के लिए उसको जिस एंगल से अपने आप को मूव करना होगा, लॉन्च करना होगा, वो कितना होगा, 45। तो याद रखिएगा आपके पास मैक्सिमम रेंज आपके पास जो होती है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होती है, और उस सूरत में आपको जो मिलती है वो हमारे पास मैक्सिमम रेंज कहलाती है। इसको मैक्सिमम रेंज का नाम दिया जा रहा होता है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये बोले, फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो थीटा तो 45 ही है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप जो है वो मैक्सिमम रेंज का ट्वाइस कर दें। थीटा 45 ही है, बार बार बोल रहा हूँ, थीटा 45 ही है,
थीटा 45 ही है, लेकिन अब आप जानते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम रेंज है वो ट्वाइस हो जाए। थीटा 45 है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, थीटा 45 है, कितनी बार बोल दिया मैंने, 5 बार। थीटा 45 है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम रेंज है वो आपके पास ट्वाइस हो जाए। उस सूरत में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा। याद रखिएगा, जब एंगल कांस्टेंट होता है तो अब रेंज डिपेंड करती है आपकी लॉन्चिंग वेलोसिटी पे। जब एंगल कांस्टेंट होगा तो रेंज डिपेंड करेगी लॉन्चिंग वेलोसिटी पे। दोबारा बोल रहा हूँ बेटे, सुन लें बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरी बात सुन लें, फिर बोल रहा हूँ। जब आपके पास एंगल कांस्टेंट होगा तो आपकी रेंज डिपेंड करेगी लॉन्चिंग वेलोसिटी पे, ठीक है। अभी अभी आपने बोला सर आर मैक्स को मैं आर एम लिख रहा हूँ, बराबर है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ से वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये बन गई आर एम इंटू जी। यहाँ से वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये बन गई आर एम इंटू जी, ठीक है, आर एम इंटू जी के बराबर आ गई। अब मुझे आपके पास क्या चाहिए, सुनिएगा गौर से। ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, यहाँ 45 के ऊपर एक रेंज मुझे मिली कितनी, 1000 मीटर्स, ये मुझे 45 डिग्री पे मिली। अब मुझे आपके पास इसी एंगल पे 45 पे ही रेंज चाहिए कितनी, 2000 मीटर्स। अब मुझे इसी एंगल पे रेंज चाहिए कितनी, 2000 मीटर्स। डिड यू गेट माय पॉइंट, आपने मेरा पॉइंट समझा। मुझे आपके पास इस 45 पे जो मैक्सिमम रेंज मिली वो कितनी मिली, 1000। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा तो मुझे आपके पास जानना है कि मैं इसकी स्पीड को कितना बढ़ाऊं कि मुझे 45 के ऊपर ही जो मैक्सिमम रेंज है वो ट्वाइस मिले। मेरे अल्फाज को गौर से सुने, कुछ बातें होती हैं जिनमें दिमाग चलाना ज़रूरी होता है। कुछ नया भी तो पढ़ना है ना, सिर्फ पुराना पढ़ने से क्या काम चलेगा। आपको मैंने एक जुमला बोला कि मेरे पास जो मैक्सिमम रेंज है 45 पे मिलती है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ एंगल कांस्टेंट है और मैं फिर भी चाहता हूँ कि मुझे जो मैक्सिमम रेंज है ना उसकी ट्वाइस रेंज मिले। तो मैक्सिमम रेंज की ट्वाइस रेंज एंगल 45 ही है। तो पहले भी एंगल 45 था और इसके लिए भी एंगल 45 है, इसके लिए भी एंगल 45 है। तो अब मुझे देखना है कि मुझे इसके लिए लॉन्चिंग वेलोसिटी कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर पुरानी वाली फॉर एग्जांपल आरएम है तो जो नई वाली है उसको मैंने कह दिया आरएम डैश। अगर जो पुरानी वाली है वो आरएम है तो नई वाली को मैंने कह दिया आरएम डैश। और आप जानते हैं कि जो आरएम डैश है ये 2 आरएम के बराबर होगी। आरएम डैश है 2 आरएम की क्या होगी, बराबर। आरएम डैश है 2 आरएम की क्या होगी, बराबर। अब रेंज चेंज है तो वेलोसिटी भी चेंज, रेंज चेंज है तो वेलोसिटी भी चेंज। यहाँ वी नॉट स्क्वायर किसके बराबर था, आर एम इंटू जी। यहाँ वी नॉट डैश स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर एम डैश इंटू जी के। तो मैंने आपके पास ये वाला फॉर्मूला बनाया था इस वाली रेंज के लिए जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, और जो ये वाला फॉर्मूला बनाया है ये मैंने ब्लू वाली रेंज के लिए बनाया है जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर येलो एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर ब्लू। अब यहाँ से एक काम करें, आर एम डैश की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो ये वी नॉट डैश स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब ये बन जाएगा आपके पास आर एम डैश की जगह 2 आर एम, साथ में लिखा हुआ है जी। अब चेक करें आर एम इंटू जी किसके बराबर है, वी नॉट स्क्वायर। आर एम इंटू जी किसके बराबर है, वी नॉट स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास वी नॉट डैश का स्क्वायर एज इट इज रहा। यहाँ पे आपके पास ये 2 ऐसे ही रहा, यहाँ पे मैंने 2 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और आर एम जी की जगह पे मैंने लिख दिया वी नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया वी नॉट स्क्वायर। आपको चाहिए थी नई वाली वेलोसिटी, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो जब रूट लेंगे तो गौर से सुनिएगा, इसके ऊपर भी रेडिकस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो खाली यहाँ पे बचेगा वी नॉट डैश। इसके ऊपर रूट अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। इसके ऊपर रेडिकस स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा वी नॉट। तो इसका मतलब है वी नॉट डैश बराबर आया 1.414 वी नॉट। दिस MCQ appears in your NTS। जब आपके पास कांस्टेंट 45 के एंगल पे रेंज को ट्वाइस करना होगा तो लॉन्चिंग वेलोसिटी आपको 1.414 टाइम्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आप 45 के एंगल के ऊपर लॉन्चिंग वेलोसिटी को 1.414 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तब जाके रेंज अपनी पुरानी वैल्यू का ट्वाइस होगी, तब जाके रेंज अपनी पुरानी वैल्यू का ट्वाइस होगी। तो मेरा टारगेट क्या था, आपने यहाँ पे टारगेट सीखना ज़रूरी है। आपको ये वर्किंग समझ में नहीं आई, दैट इज़ नॉट मैटर फॉर मी, मेरे लिए मैटर नहीं करता। जिनको समझ में आ गई इट्स ओके। आपको ये आखिरी का रिजल्ट समझ में आना चाहिए क्योंकि MCQ इससे बनता है, वर्किंग से नहीं बनता। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि आपके पास जो मैक्सिमम रेंज थी वो कौन से एंगल में मिलती है, 45,
मैं आपसे कहूँगा मुझे 45 पे क्या आप एक दूसरी मैक्सिमम रेंज दे सकते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अब मुझे वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब वेलोसिटी कितनी बढ़ानी पड़ेगी? वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे बेटा 1.414 टाइम्स वी नॉट। जब मैं आपके पास वेलोसिटी को 1.41 वी नॉट टाइम्स इंक्रीज करूंगा यानी कि अंडर रूट 2 टाइम्स, तब जाके आपके पास जो उसकी मैक्सिमम रेंज होगी वो आपके पास क्या होगी? ट्वाइस। एक बात तो ये आपके पास यहाँ पे तय हो गई, ठीक है। अब एक और बात ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा रेंज के बारे में बेशुमार बातें सुनते रहें। रेंज के बारे में जब तस्करा आता है तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती है ये एक रेंज, और रेंज आपके पास कहलाता है क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको हम अपनी आम जबान में क्या बोलते हैं? रेंज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर रेंज सेम रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम रहती है। जुमला फिर बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम रहती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम दो एंगल्स को ऐड कर दें और ऐड करने पे एंगल कितना मिल रहा है? 90, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो रेंज है वो आपके पास क्या रहेगी? सेम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर भले ही रेंज सेम रहती है लेकिन टाइम भी चेंज होता है और ट्रेजेक्ट्री भी डिफरेंट होती है। टाइम भी चेंज होता है और ट्रेजेक्ट्री भी डिफरेंट होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे भले ही आपके पास जो रेंज है वो सेम रहती है लेकिन आपके पास टाइम भी चेंज होता है और आपके पास जो है वो ट्रेजेक्ट्री भी जो है, मैंने क्या बोला, डिफरेंट होती है। आप जरा देखें कैसे। पहली बात तो कि जो रेंज आपको 30 से लॉन्च करने पे मिलेगी वही 60 से मिलेगी, दोनों के ऊपर सेम रेंज आएगी। जो रेंज 15 से लॉन्च करने पे मिलेगी वही 75 से मिलेगी, दोनों के ऊपर रेंज बिल्कुल सेम आएगी। जितनी रेंज 30 पर उतनी 60 पर, जितनी 15 पर उतनी 75 पर। और इसी तरह आप हर दो पेयर ले सकते हैं जिनका सम 90 के बराबर आए, उनके ऊपर जो रेंज होती है ना वो सेम होती है। अगर कोई पूछे क्यों, तो आपने बोलना है रेंज का फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा। याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू सेम होती है। अगर मैं साइन 2 थीटा निकालूं 30 के लिए तो मैंने यहाँ 30 पुट किया। अगर मैं साइन 2 थीटा निकालूं 60 के लिए तो 2 इंटू 30 ये बन जाएगा साइन 60 और 2 इंटू 60 ये बन जाएगा साइन 120। तो मेरे पास दोनों का आंसर आएगा अंडर रूट 3/2। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू सेम होती है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू सेम है तो अंडरस्टूड सी बात है कि उनकी जो रेंज है वो भी आपके पास सेम होगी। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक चीज लिख दी, मैंने दोनों के लिए साइन, मैं साइन थीटा नहीं कह रहा बेटा, मैं साइन 2 थीटा कह रहा हूँ। तो इसका मतलब जो भी एंगल होगा यू हैव टू टेक इट ट्वाइस एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक इट साइन। तो ये मेरे पास साइन 2 थीटा बन रहा है 2 इंटू 30 2 इंटू 60, इसका मतलब साइन 60 साइन 120, दोनों का आंसर है अंडर रूट 3/2। दोनों पे रेंज क्या मिलेगी? सेम। अब जरा यहाँ देखिए इसका क्या मतलब है। अगर मैं आपके पास एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करता हूँ 30 पर और अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया 30 पर तो यहाँ के गिरेगा, और अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करता हूँ 60 पर तो वो भी यहाँ आके गिरेगा। अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं 30 पर तो भी वो सेम जगह पे आके गिरेगा। अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं 60 पर तो भी वो सेम जगह पे आके गिरेगा। तो याद रखिएगा, अब आप चेक कर सकते हैं नीचे वाले में टाइम कम लगेगा, ऊपर वाले में टाइम ज़्यादा लगेगा। नीचे वाले की ट्रेजेक्ट्री फ्लैट है, तभी हम कहते हैं कि आपके पास जितना आपके पास जो ट्रेजेक्ट्री लो होती है तो बॉल को कैच करने में उतना मसला होता है, और जितना हाई ट्रेजेक्ट्री होती है बॉल उतनी आसानी से कैच होती है। तो लो ट्रेजेक्ट्री में जो कैचर है उसको अपने आप को एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि टाइम कम होता है। हाई ट्रेजेक्ट्री में टाइम ज़्यादा होता है। लेकिन जब जब आपके पास 30 और 60 से एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाएगा तो भले ही दोनों की लॉन्चिंग एंगल डिफरेंट है बट दे विल हिट द ग्राउंड एट द सेम पोजीशन। इसका मतलब उन दोनों की जो रेंजेस हैं वो आपके पास बिल्कुल सेम रहेंगी। तो मेरे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए याद रखिएगा जो रेंज होती है वो आपके पास क्या होती है? सेम। तो उनके लिए हमारे पास सेम रेंज पाई जा रही होती है। ठीक, एक तो आपके पास ये बात थी जो हो गई। इस तरीके से याद रखिएगा 45 प्लस माइनस अल्फा पे भी रेंज सेम होती है। 45 प्लस माइनस अल्फा पे भी रेंज सेम होती है। 45 प्लस माइनस अल्फा पर भी रेंज सेम होती है। अल्फा की वैल्यू कोई भी लें लेस देन 45।
जब आप लेस देन 45 अल्फा की कोई भी वैल्यू लेंगे जिस पे आपके पास जो रेंज होगी बिल्कुल सेम मिलेगी। फॉर एग्जांपल अल्फा की वैल्यू मैंने ले ली 15, तो एक दफ़ा मैंने किया 45 प्लस 15 और एक जगह मैंने किया 45 माइनस 15, तो 45 और 55 और ये बना 60 और इस तरीके से 45 माइनस 15 क्या बना 30। तो दोबारा से दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गए, तो इन दोनों के ऊपर भी जो रेंज आएगी वो क्या होगी, बिल्कुल सेम। तो जनरल मैंने क्या लिया 45 प्लस माइनस अल्फा, इनके ऊपर भी जो रेंज आती है बिल्कुल सेम आती है। मैंने कहा मैक्सिमम 45 मिलता है, तो 45 से छोटी वैल्यू कोई भी लें, तो मैंने 15 ली, तो पहले मैंने 45 प्लस 15 किया, फिर मैंने 45 माइनस 15 किया, तो मेरे पास दोनों की जो एंगल्स आए उनकी नेचर कॉम्प्लीमेंट्री थी। और अगर उनकी नेचर कॉम्प्लीमेंट्री थी तो इसका मतलब दोनों जो मुझे आंसर देंगे रेंज का वो बिल्कुल सेम प्रोवाइड करेंगे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम हाइट और रेंज का क्या रिलेशन होता है, तो याद रखिएगा आपके पास जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 1/4 ऑफ रेंज के बराबर होती है उस वक्त जब थीटा 45 हो। नोट कर लें इसको, जब आपके पास थीटा 45 होता है तो मैक्सिमम हाइट 1/4 ऑफ रेंज होती है। जब थीटा 45 होता है तो मैक्सिमम हाइट 1/4 ऑफ रेंज होती है। जब थीटा 45 होता है तो मैक्सिमम हाइट 1/4 ऑफ रेंज होती है। जब थीटा 45 होगा तो मैक्सिमम हाइट 1/4 ऑफ रेंज होगी। क्या मतलब है इसका, अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लॉन्च किया और आपके पास ये 45 के ऊपर जो मुझे मैक्सिमम रेंज दे रहा था, दे रहा था 10 मीटर्स। अगर ये मुझे मैक्सिमम रेंज दे रहा था 10 मीटर्स, तो फिर अंडरस्टूड सी बात है जो यहाँ पे हाइट आएगी, अंडरस्टूड सी बात है जो यहाँ पे हाइट आएगी वो आपके पास 2.5 मीटर्स के बराबर होगी, क्योंकि आपको 1/4 ऑफ 10th निकालना होगा, क्योंकि आपको 1/4 ऑफ 10th निकालना होगा। कौन कौन सी चीज सॉल्व करके दिखाऊं मैं आपको, कौन बता दे मुझे कितनी चीज सॉल्व करके दिखाऊं। अब आपके पास ये 10 है ना, 10 के 4 हिस्से कर दें। जब 10 को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, 2 में करते हैं तो 5 बनता है, 5 को 2 में डिवाइड करें 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5, तो इसका मतलब आपके पास 1/4 कितना बन रहा है 2.5 मीटर। इस तरीके से सोचने की कैपेबिलिटी डालें। ज़रूरी थोड़ी कि हर बार जो चीज़ आप सोचें वो आप कैलकुलेशन से ही सोचें, कुछ चीज़ें आपकी मेंटल मैथ्स रिक्वायर्ड करती हैं। तो आपके पास जब मैक्सिमम रेंज मिलती है तो उस वक्त जो हाइट होती है वो 1/4 ऑफ रेंज के बराबर होती है। तो याद रखिएगा थीटा की वैल्यू जब 45 होती है तो एच मैक्स 1/4 ऑफ रेंज के बराबर होगा। और अगर आपसे कोई ये पूछे, अगर आपसे कोई ये पूछे अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप मुझे सिंपल ये बताएं, आप मुझे सिंपल ये बताएं कि मैक्सिमम हाइट और रेंज कब बराबर होते हैं, यानी कि आपके पास जितनी बॉडी की रेंज है उतनी ही उसकी मैक्सिमम हाइट है, जितनी बॉडी की रेंज है उतनी ही उसकी मैक्सिमम हाइट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम। तो ये उस वक्त होता है जब थीटा की वैल्यू होती है 75। जब थीटा 75 डिग्री पे लॉन्च होता है, जब थीटा 75 डिग्री पे लॉन्च होता है, जब ये आपके पास प्रोजेक्टाइल थीटा की वैल्यू 75 पे लॉन्च होता है तो उस वक्त एच और आर बराबर में होते हैं। अच्छा एक्चुअल जो होता है ना वो आपके पास होता है 75.96, एक्चुअल ये होता है। तो अगर कभी 76 भी लिखा हुआ आए तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 75 और 76 एक साथ लिखे हुए आ जाएं। जो कैलकुलेशन से निकलता है वो कैलकुलेशन से निकलता है 75.96, जो कैलकुलेशन से निकलता है वो निकलता है 75.96। अगेन आई रिपीट बेटा, जो कैलकुलेशन से निकलता है वो निकलता है 75.96, बट इन MCQs you are always given 75, so if it's mentioned 76 तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। बट कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि आपके पास 75 भी लिखा हुआ आ जाए और आपके पास जो है वो 76 भी लिखा हुआ आ जाए, कभी ऐसा नहीं होता कि आपके पास यहाँ पे दोनों चीजें जो है वो लिखी हुई आ जाए। ठीक है, ये आपके पास कुछ बातें थी जो बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई और वो बातें आपको मैंने यहाँ डिस्कस करी रिगार्डिंग रेंज और हाइट। अब आपके पास जो चीज आती है उसका नाम कहलाता है इंस्टेंटेनियस मोशन इन अ प्रोजेक्टाइल। इंस्टेंटेनियस मोशन इन अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का इंस्टेंटेनियस मोशन, प्रोजेक्टाइल का इंस्टेंटेनियस मोशन, इंस्टेंटेनियस मोशन इन अ प्रोजेक्टाइल। लाइक अगर आपके पास ये एक प्रोजेक्टाइल है और ये प्रोजेक्टाइल आपके पास ऐसे यूं करके जो है वो मूव कर रहा है, और अगर आपसे किसी भी इंस्टेंट का पूछ लिया जाए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट,
और किसी भी इंस्टेंट का पूछ लिया जाए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और किसी भी आपसे इंस्टेंट का पूछा जाए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो उनको हम बोलते हैं एक्स और वाई, एंड दे आर नॉट आर एंड एच, दे आर फॉर कंप्लीट पैराबोला, दे आर फॉर कंप्लीट पैराबोला। ये कंप्लीट पैराबोला पे एप्लीकेबल होते हैं। दिस इज अ कंप्लीट पैराबोला, कंप्लीट पैराबोला के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। Now I am talking about instantaneous. Instantaneous means at a particular instant of time. Instantaneous means at a particular instant of time. अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास जो एक प्रोजेक्टाइल है वो ऐसे करके वो लॉन्च हो रहा है, ठीक है, और आपसे ये कहा जाए भाई कि आप जो है वो इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बता दें कितना है और यहाँ पे आप इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बता दें कितना है, तो याद रखिएगा जब आपके पास इंस्टेंटेनियस की बात आती है, जब आपके पास इंस्टेंटेनियस की बात आती है तो हम जो वेरिएबल्स लेते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं एक्स और वाई। हम जो वेरिएबल्स लेते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं एक्स और वाई। उनको हम एक्स और वाई का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। एक्स आपके पास जो है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। एक्स आपके पास कहलाता है इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इसको इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जबकि y आपके पास कहलाता है बेटा इंस्टेंटेनियस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। y को इंस्टेंटेनियस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। x को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, y को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। keeping in mind one thing, keeping in mind one thing, what should you keep in mind, and that is एक्स का ताल्लुक हॉरिजॉन्टल मोशन से, तो इसका मतलब उसके लिए हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बातें होंगी, और वाई का ताल्लुक वर्टिकल मोशन से, तो इसका मतलब उसके अंदर वर्टिकल मोशन के बारे में बातें होंगी। एक्स का ताल्लुक हॉरिजॉन्टल मोशन से, तो इसका मतलब उसके अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन की बातें होंगी, और वाई का ताल्लुक जो है वो हमारे पास वर्टिकल मोशन से, इसका मतलब उसके अंदर वर्टिकल मोशन की बात होगी। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है। प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म मोशन की एक इक्वेशन होती है एस इज इक्वल्स टू वी टी। अगर यहाँ डिस्टेंस आएगा तो वो भी हॉरिजॉन्टल आएगा, वेलोसिटी आएगी तो वो भी हॉरिजॉन्टल आएगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास कितना होता है x, तो हमने लिखा x। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है वी नॉट एक्स, और साथ में लिखा हुआ है t। तो फॉर्मूला बना हमारे पास x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। तो फॉर्मूला बना हमारे पास x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। तो फॉर्मूला बना हमारे पास x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। तो whenever you are supposed to find horizontal displacement, then you will apply a formula, and that is x is equal to v naught xt। वो आपके पास x equal to v naught xt के बराबर होगा। whenever you are supposed to find the value of y, y का ताल्लुक है वर्टिकल मोशन से, और अगर y का ताल्लुक है वर्टिकल मोशन से तो प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल मोशन वेरिएबल होता है। तो इसके अंदर हम वही इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ी है, और इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस पूरे को चेंज करें y के अंदर, इस पूरे को चेंज करें वर्टिकल मोशन के अंदर, इस पूरे को चेंज करें वर्टिकल मोशन के अंदर। यहाँ पर आएगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आएगी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन तो आपको पता है वो जी के बराबर होगा। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना होता है y, तो हमने लिख दिया y। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज v नॉट y। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज v नॉट y, कितनी बार बोल दिया, 5 बार। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज v नॉट y, साथ में लिखा हुआ है t, और फिर हमारे पास लिखा हुआ है प्लस हाफ, एंड देन वी हैव ए टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू v नॉट वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y इज इक्वल टू v नॉट वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है x का, और एक फॉर्मूला आपके पास बनता है किसका, y का। एक फॉर्मूला किसका बना, x का, और एक फॉर्मूला आपके पास किसका बना, y का। अब मेरी कुछ बातें जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं इतनी बार ये जुमला बोलता हूँ ना आपसे क्योंकि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। आपके पास अगर एक प्रोजेक्टाइल ऐसे लॉन्च किया गया हॉरिजॉन्टली, न्यूमेरिकल में ये वर्ड साफ साफ वाजे होगा। जुमला मैं फिर बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल में ये वर्ड साफ साफ वाजे होगा। अ बॉडी और अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली,
ये वर्ड साफ साफ लिखा हुआ होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वर्ड साफ साफ लिखा होगा हॉरिजॉन्टली। अगर आपसे कोई बोले ना कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली लॉन्च हुआ है, इसका मतलब ना ऑब्जेक्ट ऐसे था ना ऑब्जेक्ट ऐसे था, ये दोनों गलत है। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ऐसे था, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल। अगर आपसे कोई बोले ना कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली लॉन्च हुआ है, अगर आपसे कोई बोले ना कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली लॉन्च हुआ है, इफ एनीबडी आस्क यू एंड दैट इज अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल ऐसे लॉन्च हुआ है, तो इसका मतलब दिस प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली। और अगर ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली लॉन्च हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो भी वेलोसिटी गिवन होगी वो v नॉट x के बराबर होगी और v नॉट y जीरो होगा। जो भी वेलोसिटी गिवन होगी वो v नॉट x के बराबर होगी और v नॉट y जीरो होगा। नोट कर लें इसको अच्छी तरह, इसको मैंने कहा अच्छी तरह नोट कर लें। जब भी आपके पास एक प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली लॉन्च होता है, न्यूमेरिकल में साफ साफ मेंशन है क्या, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली। उन्होंने एंगल नहीं दिया, उन्होंने सिंपल बोला कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली लॉन्च हुआ है। तो आपने बोलना है कि मेरा दिमाग है, और दिमाग इसलिए क्योंकि मैं चला सकूं। तो जब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली है तो इसका मतलब स्टार्टिंग में उसे एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो अगर वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है स्टार्टिंग में, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं, इसका मतलब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो वी नॉट एक्स गिवन होगा। अब ये यहाँ से कहाँ आएगा, नीचे, और ये नीचे आके ऐसे गिरेगा। अब दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप मुझे बताइए प्रोजेक्टाइल कहाँ पे जाके गिर रहा है। एक तो आपसे ये बोल सकते हैं कि आप मुझे बताएं प्रोजेक्टाइल कहाँ पे जाके गिर रहा है। एक तो आपसे ये बोल सकते हैं बताइए प्रोजेक्टाइल कहाँ पे जाके गिर रहा है, यानी कि वेयर डज द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि आपको क्या मालूम करना होगा, एक्स। एक और बात, ये जो हाइट होती है ना, ये हमेशा गिवन होती है। आपको ये बता दिया जाता है कि आप इसको कितनी वेलोसिटी से जो है वो मूव करवा रहे हैं। आपको ये बता दिया जाता है कि आप इसको कितनी वेलोसिटी से जो है वो मूव करवा रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना y, ये आपके पास गिवन होता है। और मैंने आपसे ये बोला कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना x, ये आपको मालूम करना है। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। x निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके जरिए हम x की वैल्यू मालूम करते हैं। द ओनली थिंग लैक्स इज दैट टाइम, आपको टाइम नहीं पता होता। अब सुनिएगा जरा गौर से, टाइम निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लें। टाइम बराबर होता है अंडर रूट में 2y अपॉन जी के। टाइम बराबर होता है अंडर रूट में 2y अपॉन जी के। जब भी आपको यहाँ पे टाइम निकालना होगा, तो इस इक्वेशन से आप आसानी टाइम मालूम कर सकते हैं। ये कब अप्लाई होगा, ये उस वक्त अप्लाई होगा when v नॉट y is equal to 0। जब v नॉट y 0 के बराबर होगा। कभी तो दिमाग चलाया करें, मतलब वैसे तो आप लोग चलाते हैं, लेकिन जब मैं चाहूँ तब नहीं चला रहे होते। चलाएं इसको कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे वी नॉट वाई जीरो है, तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो खाली y हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर आएगा। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, फिर a मल्टीप्लाई, नीचे जाके डिवाइड, और वही आंसर आ गया टी स्क्वायर का। तो मैंने भी तो यही चीज लिखी है यहाँ पे, मैंने भी तो यही चीज लिखी है यहाँ पे। मैंने लिखा कि जब आपके पास x इक्वल्स निकालने को आए तो फॉर्मूला बनेगा x इक्वल्स टू वी नॉट एक्स टी, और फिर वी नॉट एक्स तो आपको गिवन है, मसला बचता है टाइम का। तो टाइम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास क्या, अंडर रूट में 2y अपॉन जी। वो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। या फिर अगर आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करना मुश्किल लग रहा है, लाइक यू आर अनकंफर्टेबल, मतलब आप इसमें कंफर्ट फील नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसी तरह वो इक्वेशन इस तरह मैंने अप्लाई कराई है, आप इस स्टेप के ऊपर लगा के जो है वो अपना टाइम मालूम कर लेंगे। इट्स अप टू यू, ये आपके अपने ऊपर है, जिस तरह आप करना चाहें आप उस तरीके से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें। मैं कराऊंगा इसको न्यूमेरिकल आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपके पास एक तो बात हो गई, यहाँ से मुझे आपके पास क्या पता चल गया है, टाइम। एक और चीज जो आपसे पूछेंगे ना वो ये कि जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा था, तो नीचे जमीन पे टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो प्रोजेक्टाइल जब जमीन पे टकराता है तो उसकी वेलोसिटी कहलाती है v। प्रोजेक्टाइल जब जमीन पे टकराता है तो उसकी वेलोसिटी कहलाती है v। दिस इज द मोशन इन 2 डायमेंशन।
प्रोजेक्टाइल ऐसे नहीं गिरेगा, दिस इज द मोशन इन वन डायमेंशन। प्रोजेक्टाइल ऐसे आके गिरेगा, तो जब प्रोजेक्टाइल ऐसे आके गिरेगा तो उसके अंदर दोनों वेलोसिटीज होंगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी और वर्टिकल वेलोसिटी भी। जब प्रोजेक्टाइल नीचे आके गिरेगा तो उसके अंदर दोनों वेलोसिटीज होंगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। जब प्रोजेक्टाइल नीचे आके गिरेगा तो उसके अंदर दोनों वेलोसिटीज होंगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। जब प्रोजेक्टाइल नीचे आके गिरेगा तो उसके अंदर दोनों वेलोसिटीज होंगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल कहलाएगी Vx, वर्टिकल कहलाएगी Vy। हॉरिजॉन्टल कहलाएगी Vx, वर्टिकल कहलाएगी Vy। हॉरिजॉन्टल कहलाएगी Vx, वर्टिकल कहलाएगी Vy। दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर। और मैंने 10 बार ये बात बताई है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट में उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट में उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ ये जो v होगा ये अंडर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यहाँ ये जो v होगा ये अंडर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यहाँ पे ये जो v होगा ये मैंने आपसे बोला vx स्क्वायर और vy स्क्वायर के सम के बराबर होगा। vx नॉट टू बी कैलकुलेटेड कभी भी, vx नॉट टू बी कैलकुलेटेड, vx नॉट टू बी कैलकुलेटेड। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, तो जो v नॉट x होगा वही vx के बराबर आ जाएगा। अगर v नॉट x 10 था तो vx भी 10 हो जाएगा। मैंने कितनी बार ये कल बात बोली थी, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म होता है। तो आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो आखिर तक वो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, जबकि प्रोजेक्टाइल अब नीचे आ रहा है। और मैंने ये बात आपको पढ़ाई थी, जब प्रोजेक्टाइल नीचे आता है तो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जब प्रोजेक्टाइल नीचे आता है तो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होती है। मैंने प्रोजेक्टाइल मूव्स डाउन, जब प्रोजेक्टाइल नीचे आता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास क्या होती है? इंक्रीज। तो इसका मतलब Vx तो वही रहेगा लेकिन Vy बढ़ेगा। तो अब ये Vy मुझे निकालना है। अब आपके पास V नॉट वाई क्या था? 0। आप जानते हैं V नॉट वाई आपके पास क्या था? 0। V नॉट वाई किसके बराबर था? 0। तो दिस वॉज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। तो हमारे कोर्स में फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। अब आप जानते हैं कि अगर V नॉट वाई 0 होगा तो सिंपल ये जो Vy है ये A और T के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। अगर ये V नॉट वाई 0 होगा तो सिंपल ये Vy A और T के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। टाइम आप ऑलरेडी मालूम कर चुके होंगे, जो इस फार्मूले से आएगा या इस फार्मूले से आएगा या दिया हुआ होगा। और Vy में आप A यानी कि 9.8 को T से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाएगा? Vy। और फिर उस सूरत में अब अगर इस फार्मूले के अंदर Vy निकालना है और V नॉट वाई 0 नहीं है तो फार्मूला बनता है Vy इज इक्वल टू V नॉट वाई प्लस At। ये भी फार्मूला है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल इतने नहीं आते, अमूमन हॉरिजॉन्टल मोशन के आते हैं। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, Vy सिंपल A और T के प्रोडक्ट के आपके पास जो है वो बराबर आ जाएगा। तो Vy इक्वल टू At, वो At के बराबर आपके पास कंसिडर होगा। तो जब आपसे बोलेंगे ना कि प्रोजेक्टाइल की ज़मीन पे टकराने से पहले बता दें वेलोसिटी कितनी है, जब आपसे बोलेंगे ना प्रोजेक्टाइल की ज़मीन पे टकराने से पहले बता दें वेलोसिटी कितनी है, तो याद रखिएगा उसमें Vx भी आएगा Vy। Vx कैलकुलेट नहीं करेंगे, Vy कैलकुलेट करेंगे। और Vy क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन तो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जब आपके पास बॉडी नीचे आती है तो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो जिस तरीके से फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At, इस तरह Vy इज इक्वल टू V नॉट वाई प्लस At के बराबर होगा। तो टाइम मुझे पता है, उसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे Vy मिल जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो आपके पास V के बराबर होगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसका एक मुश्किल न्यूमेरिकल कराऊं, मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश है जिससे हमारी आंखें खुलें। तो अभी 10 मिनट हैं और 10 मिनट में हमारे पास इनफ है कि हम अपनी आंखें खोल के एक मुश्किल न्यूमेरिकल इसका देख लें। आसान न्यूमेरिकल बहुत है इसके अंदर, मुश्किल न्यूमेरिकल इसमें एक आध है, बाकी आसान है। लेक्चर बहुत सारा था पढ़ाने के लिए आज, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक मुश्किल न्यूमेरिकल इसका कराना चाहता हूँ। मुश्किल से मुराद विच नीड्स कैलकुलेशन, जिसमें हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी और जो हमारे पास कैलकुलेशन मांगेगा कि उसमें आपके पास कैलकुलेशन कितनी होनी चाहिए। तो देखते हैं वो क्या है।
लिखा हुआ है a stone is thrown horizontally from 2.4 meter। मैंने आपसे बोला मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा कल, मतलब आज या कल की क्लास में कभी भी, ताकि आप इससे यूज्ड हो जाएं, तो देयर इज नो नीड टू वरी एट ऑल। A stone is thrown horizontally from 2.4 meter above the ground at 35 meter per second. The wall is 14 meter away and 1 meter high. The wall is 14 meter away and 1 meter high. At what height the stone will reach? At what height the stone will reach? ठीक है। दूसरा, where will the stone land? Where will the stone land? ऑप्शंस लिखें बेटा, A B C D E। E हटा दें, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है 1.62 मीटर, 24.5 मीटर। दूसरा 2.22 मीटर, 31 मीटर। तीसरा 3.22 मीटर, 41 मीटर। चौथा 5.22 मीटर, 61 मीटर्स। 3.22 मीटर, 41 मीटर। ठीक है, ये ऑप्शन है। अगर कभी हमने इंटर पढ़ी है गौर से, मतलब कि फर्स्ट ईयर, तो इस जैसा एक न्यूमेरिकल हम अपने कोर्स में देख चुके हैं, जो आपके पास था a tennis ball is served horizontally from a height of 2.4 meter। ठीक है, the net is 0.9 meter, 12 meter away and 0.9 meter high। Will the ball clear the net and where will the ball strike the ground? ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल है और ये 2016 एनटीएस में अपेयर हुआ है, 2016 के एनटीएस में अपेयर हुआ है। और पूरा जब मैंने आपके पास इसका एनटीएस देखा तो उसमें सिर्फ एक ऐसा ही सवाल है, मतलब इन बच्चों की क्या कौम है कि क्या थी, बैड लक थी या क्या थी, जिसमें उन्होंने ये एक पूरा फुल फ्लैश न्यूमेरिकल बना के उन्होंने बच्चों के सामने पेश किया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये है कि ये वो न्यूमेरिकल्स है ना जिनके अंदर हमें आखिर के अंदर जो टाइम बचता है ना वो लगाना होता है। जुमला फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जिनके अंदर आखिर में बचा हुआ जो टाइम होता है ना वो लगाना होता है। अब अगर आपकी मैं थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ, क्योंकि लंबी वहाँ करनी चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, तो मैं कर रहा हूँ जानबूझ के। अगर आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बैठे और आपने अपने 10 मिनट इसके अंदर बर्बाद किए, तो मैं आपसे कहूँगा आपसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर आपने इसमें अपने 10 मिनट बर्बाद किए एनटीएस में, मैं आपसे कहूँगा आपसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर आपने 8 मिनट भी बर्बाद की तब भी, और अगर आपने 5 मिनट की तो मैं कहूँगा चले ठीक है, लेकिन अगर आपने 5 से ज़्यादा मिनट इसके लिए लिए ना, तो आपने सिर्फ अपने बाकी एमसीक्यूज का नुकसान किया। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है, वो इसी वजह से हो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत सारा अपना टाइम ऐसी जगहों पे यूटिलाइज कर देते हैं जिसको वो अगर फॉर द टाइम बीइंग लीव भी कर दे, तो आगे जाके टाइम जब आपका सेफ होता है, चाहे वो जितना भी हो, वो उस पर यूटिलाइज कर ले। आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो एक वर्ड देखें, a stone is thrown horizontally, खत्म हो गई बात, और फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2.4 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि 2.4 मीटर की हाइट है, और यहाँ से आप एक स्टोन हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं। मैंने अभी बोला था जब एक स्टोन हॉरिजॉन्टली जाता है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, कितनी दी हुई 35, तो वी नॉट एक्स है 35, जबकि वी नॉट वाई क्या होगी 0, और वी नॉट वाई 0, वी नॉट वाई 0 क्यों होगी,
वी नॉट वाई 0 इसलिए होगी बेटा क्योंकि यहाँ पे इनिशियली वर्टिकली कोई मोशन नहीं है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, द वॉल इज 14 मीटर अवे, यहाँ से जो दीवार है वो 14 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब ये दीवार कहीं दिया हुआ x, ठीक है। और आगे बढ़े, एंड 1 मीटर हाई, और जो दीवार है वो आपके पास है 1 मीटर हाई। आगे बोलें क्या बोल रहे हैं, एट वॉट हाइट द स्टोन विल रीच, आपके पास जो स्टोन है वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा, यानी कि जब ये स्टोन यहाँ से आप फेंकेंगे तो जब ये दीवार तक आएगा तो आपको बताना है कि इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट होगी, आपको ये हाइट मालूम करनी है कि जब ये दीवार तक आएगा तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितनी हाइट होगी। साफ साफ लिखा हुआ है एट व्हाट हाइट द स्टोन विल रीच, इसको छोड़ दें, वेयर विल द स्टोन लैंड, जस्ट लेट इट बी, छोड़ दें इसको। सबसे पहली चीज क्या बोली है आपसे, एट व्हाट हाइट द स्टोन विल रीच, स्टोन आपकी कितनी हाइट तक पहुंचेगा। हाइट हम ऊपर से थोड़ी मेजर करते हैं, अगर आपकी हाइट मेजर करनी होगी आप जमीन से लेंगे ना। अब बहुत सारे बेवकूफ कहते हैं हम हाइट ऊपर से लेंगे, तो भाई ऊपर कहाँ से लेंगे आप यहाँ से हाइट लेंगे इसकी, कि यहाँ से आपके पास जो हाइट है वो कितनी है और ये वाली हाइट आपके पास दी जाएगी। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि स्टोन की जो हाइट है वो आपके पास क्या होगी। सबसे पहले तो एक बात हमें हाइट मालूम करनी है, ठीक है। चलिए भाई, अब ये हाइट कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले एक काम ये करते हैं, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है। अगर ये हाइट मुझे मालूम करनी है, थोड़ा सोचें, तो पहले मुझे ये पता करना होगा, लिसन बेटा सुनिए गौर से, पहले मुझे ये पता करना होगा जब स्टोन यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया। पहले तो मुझे ये पता करना होगा जब स्टोन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा तो मैं इसको 2.4 में से कर दूंगा माइनस, तो मुझे स्टोन की हाइट पता चल जाएगी। आपके पास जब मैं आप यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, और सॉरी बहुत छोटा हो गया, और ये आपके आप ऊपर हैं, हाँ सही है, और आपके पास जो है वो यहाँ से आपने जब एक चीज़ फेंकी तो ये कोई ना कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर कर रहा है। आपको इस वॉल तक बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास है स्टोन की कितनी हाइट थी। तो पहले आपको करना क्या होगा, पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है वो चाहिए। और वो क्यों चाहिए, ताकि आप जब उसको 2.4 में से इसको माइनस करें तो आपको पता चल जाए कि इसकी ज़मीन से कितनी हाइट पाई जा रही थी। तो इसका मतलब है सबसे पहले जो मुझे चीज़ निकालनी है वो मुझे आपके पास इस फैक्टर को कैलकुलेट करना है। अब ये एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज को मैं नाम दे रहा हूँ वाई डैश। वाई डैश निकालने का फॉर्मूला होता है वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। वाई डैश निकालने का फॉर्मूला होता है वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाई डैश निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब वाई निकालने का फॉर्मूला होता है। मसला क्या है, मसला ये कि मुझे टाइम नहीं पता। मसला क्या है, मसला ये कि मुझे टाइम नहीं पता। मसला क्या है, मसला ये है कि मुझे टाइम नहीं पता। तो मुझे एक बात ये पता है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पता है कि x कितना है 14। मुझे एक बात पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे x पता है, x कितना है 14। और मुझे ये पता है कि वी नॉट एक्स कितना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं वॉल तक का टाइम निकाल लूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वॉल तक का टाइम निकाल लूँगा। तो मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। तो x की जगह आ गया 14, वी नॉट एक्स है 35 और यहाँ पे आ गया t। x की जगह पे आ गया 14, वी नॉट एक्स का मतलब है 35, यहाँ पे आ गया t। ये 35 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो ये बन गया आपके पास 45 सॉरी 14/35 इज इक्वल टू टी। दोनों 7 के टेबल में आते हैं, कैंसिल कर दें। ये बन गया आपके पास 7 2 14 और ये बन गया 7 5 35। तो t की वैल्यू जो मुझे मिली वो बराबर है किसके, 2/5 के। फिलहाल इसको मैं डिवाइड नहीं कर रहा, हो सकता है ये मेरे फ्रैक्शंस में ही काम आए। तो t की वैल्यू मुझे 2/5 सेकंड के बराबर मिली। ये मेरे पास t की वैल्यू आ गई जो 2/5 सेकंड के बराबर है। अब इस t की वैल्यू को उठाइए और यहाँ पुट कर दें तो आपको वाई डैश मिल जाएगा और ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। 36 बार ये बात बता चुका हूँ, वी नॉट वाई 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो आपको वाई डैश पता चल जाएगा, यानी कि आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो अब किस बात की देरी है, वाई डैश निकालें। तो मैंने यहाँ पे वाई डैश निकाला, वाई डैश बराबर होगा मेरे पास हाफ ए का मतलब 9.8 और टी का मतलब मेरे पास बन जाए कितना, 2/5 का होल स्क्वायर। ये हाफ फिलहाल लेट सपोज मैंने ऐसे ही रख दिया, ठीक है, 9.8 मैंने ऐसे ही रख दिया, ये बना 2 2 4 और ये बन गया आपके पास 5 5 25। अब ये कैसे करूँ इसको, 2 1 2 और ये बन गया 2 2 4, ठीक है।
9.8 का ट्वाइस होता है 19.6, मोशन अंडर ग्रेविटी में याद कराया था। 9.8 का ट्वाइस होता है 19.6। 19.6 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20, तो ये बन गया 20/25। तो ये बन गया आपके पास 5 4 are 20 और ये बन गया 5 5 are 25। तो ये बन गया जनाब आपके पास 4/5। 4/5 अंदर आ गया 4, बाहर आ गया 5, पॉइंट लगाया 0 आया, 5 8 40, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 0.8। तो इसका मतलब वाई डैश की वैल्यू आपको मिली 0.8 मीटर्स। ठीक है, वाई डैश आ गया 0.8, 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 वाई डैश आ गया 0.8। अब आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 0.8। अब आप 2.4 में से 0.8 को माइनस कर दें। तो मैंने आपके पास यहाँ पे क्या किया, अब मैंने आपके पास 2.4 में से 0.8 को माइनस करा, तो मेरे पास यहाँ से एक बोरो चला गया, तो 14 में से 8 निकालते 6 और यहाँ बचा 1, 1 माइनस 0 1। तो मुझे पता चल गया हाइट कितनी आई, 1.6 मीटर्स। तो हाइट मेरे पास 1.6 मीटर्स के बराबर आई। तो ये 1.6 मीटर्स ये मेरे पास हाइट आ रही है। ठीक है, हाइट आ गई 1.6 मीटर्स। अब फर्स्ट कर लें अगर दो 1.6 मीटर गिवन होते तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। अभी तो पता चल गया करेक्ट ऑप्शन यही है, मुझे तो पता चल गया और आपको पता चल गया करेक्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि हाइट आ रही है 1.6 मीटर्स। अब फर्स्ट कर लें कि अगर दो 1.6 होते तो फिर तो आपको आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करना पड़ता। तो अब क्या बोल रहे हैं, वेयर विल द स्टोन लैंड। अब ये वॉल शॉल सब खत्म हो गया, मैंने क्या बोला है, वॉल शॉल सब क्या हो गया, खत्म। अब आपके पास सिंपल ये 2.4 है। अब आपको ये बात पता चल गई है क्या, कि आपके पास ये जो हाइट है ये आ रही है कितनी, 1.6 मीटर, और आपके पास जो दीवार की हाइट थी वो कितनी थी, 1, और आग कितनी रही है, 1.6। इसका मतलब जब स्टोन थ्रो किया जाएगा तो वो इसको क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा, तो वो इससे टकरा के नीचे नहीं गिरेगा, वो इसको क्रॉस करता हुआ ऊपर आ जाएगा। क्या आपको, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। जब मैंने आपके पास यहाँ से स्टोन को लॉन्च किया है तो अब वो ऊपर से ऐसे क्रॉस करता हुआ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जो वॉल की हाइट थी वो कितनी थी, 1, और जो स्टोन की हाइट है वो कितनी आ रही है, 1.6। 1.6 1 से क्या है, ज़्यादा। तो इसका मतलब अब आपको नया वाला x मालूम करना है, और उस नए वाले x को मैंने नाम दे दिया x डैश। उस नए वाले x को मैंने नाम दे दिया x डैश। तो मुझे नया वाला x मालूम करना है, मुझे नया वाला x मालूम करना है, मुझे नया वाला x मालूम करना है। मैंने इसको नाम दे दिया x डैश, और ये आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आके गिर रहा है। आपके पास अब यहाँ पे v नॉट x था और वो आपके पास था कितना, 35, जो अभी भी है। x डैश का फॉर्मूला कुछ भी कर लें वही होगा, और वो होगा v नॉट एक्स टी। अब ये जो टाइम है ये आपको निकालना पड़ेगा, ये टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है। बहुत सारे बेवकूफ़ कहते हैं टाइम निकला हुआ तो है, कहाँ निकला हुआ टाइम, ये रहा। तो भाई मैंने आपको अभी बताया था ये टाइम सिर्फ वॉल तक का था। अब वॉल शॉल खत्म हो चुकी है, अब ये आपका जो स्टोन है आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको वहां तक का टाइम चाहिए, कहाँ तक का, यहाँ तक का टाइम। तो ये टाइम आपको यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना पड़ेगा। इस टाइम को निकालेंगे, कितनी हाइट से लॉन्च कर रहे हैं, 2.4, कितनी हाइट से लॉन्च कर रहे हैं, 2.4, कितनी हाइट से लॉन्च कर रहे हैं, 2.4। तो दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और वी नॉट वाई क्या है, 0। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये आपके पास y की जगह आ गया 2.4, यहाँ पे आ गया हाफ, a का मतलब 9.8, साथ में लिखा हुआ है टी स्क्वायर। 2 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, और 9.8 मल्टीप्लाई नीचे जाके हो गया डिवाइड। ठीक है, ओके। तो आपके पास अब ये 2.4 का ट्वाइस, तो ये बनेगा 4.8, नीचे लिखा हुआ है 9.8, यहाँ लिखा हुआ है टी स्क्वायर। मैं भी सोच रहा हूँ इसको कैसे करूँ। तो ये आपके पास हो गया 4.8 और नीचे लिखा हुआ है 9.8। 4.8 का मतलब मैं कह सकता हूँ 5, बिल्कुल, और 9.8 का मतलब मैं कह सकता हूँ 10, बिल्कुल, और ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर। 5 1 5, 5 2 10, तो टी स्क्वायर की जगह आ गया 1/2, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो टी स्क्वायर पे भी रूट आया, 1/2 पे भी रूट आया, तो ये सिंपल बन गया 1/√2, रेडिकस स्क्वायर कैंसिल। और आप याद करें, आप याद करें 1/√2 मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में क्वारंटीन से पहले रटवाया था, 0.707 के बराबर होता है। 0.707, 1/√2,
एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है और ये 0.707 के बराबर होता है। अब ये x डैश ऐसे ही आ गया, v नॉट x कितना है 35, अब ये t आ गया 0.707, आगे वाले 07 को मैंने निगलेक्ट कर दिया। अब चेक करें, ये बना 35, इसको लिखा मैंने 7/10, कैंसिल करें, 7 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7 7 जा 49/2 और 49/2 का मतलब होता है 24.5। 49/2 का मतलब होता है 24.5, 49/2 का मतलब होता है 24/5, 49/2 का मतलब होता है 24.5। तो चेक करें भाई, यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है, कहाँ गया वो आ रहा है 24.5, ये आंसर आया। हो सकता है कि आपके पास कोई और तरीका हो जो इससे बेहतर हो और आप उसके ज़रिए यहाँ पे जो है वो आंसर मालूम कर सकें। फिलहाल मुझे ये आता था तो मैंने आपको ये करा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ थी जो कंप्लीट हुई। कल का मैं आपको बता दूंगा। आज तो मैं क्लास फिलहाल कोई क्लास नहीं रख रहा आप लोगों की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में मैं बिला वजह किसी भी चीज़ को बर्डनाइज करूँ। 3-3 4-4 क्लासेस लेके, और स्पेशली संडे को बहुत सारे लोगों को कुछ काम होते हैं, कोई फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं, तो दैट आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एट ऑल। तो इसीलिए अगर मुझे क्लास रखनी हुई तो मैं कल रखूँगा आपकी, जिस तरह मैं लास्ट वीक रखी थी, और उसी तरह आपकी मैं ट्यूसडे को क्लास रखूँगा। तो मुझे कोर्स की टेंशन नहीं है, कोर्स मेरे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरह मैंने इसकी प्रैक्टिस करवाई, इस तरह और न्यूमेरिकल्स एंड मन की भी आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट न्यूमेरिकल ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट वी गेट इन फाइनल एग्जाम्स लाइक एनटीएस। इससे पहले हमारे पास इस तरह के इतने मुश्किल क्वेश्चंस अपेयर नहीं हुए, और ये होता है ना कि एक जो आ जाता है वो, तो ये उसकी तरह था। मतलब जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया, तो इट टेक्स टाइम, इसमें आपको टाइम लगा। तो कुछ क्वेश्चंस टाइम मांगते हैं, जैसे मैंने टाइम यहाँ पे लगाया, टाइम निकालने के बाद मैंने आपके पास इसका आंसर निकाला, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बेटा इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।